आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, एल्डिहाइड किन्हें कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, इनकी हम लोगों ने चर्चा अपने पिछले क्लास में कर ली थी। आज बच्चों हम लोगों को देखना है एल्डिहाइडों और कीटोनों में कौन कौन सी समावयवता होती है। पिछले क्लास को याद करो, पिछले क्लास में हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिल यौगिक और इसके अलावा हम लोगों ने IUPAC नाम और साधारण नाम इन पर चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोगों को ये देखना है एल्डिहाइड तथा कीटोन जो हमारे होते हैं ये कौन कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें समावयवता की, तो बच्चों ये समावयवता निम्न प्रकार की प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 तो हो गई बच्चों श्रृंखला समावयवता। एक कौन सी हो गई बच्चों? श्रृंखला समावयवता। इसको हम लोग कहते हैं चैन आइसोमेरिक श्रृंखला समावयवता। समावयवता एक बच्चों हो गई इसमें श्रृंखला समावयवता, इसको हम लोग कहते हैं चैन आइसोमेरिक। दूसरा बच्चों हो गया क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता। और इसके बाद में है चलावयवता। और इसके बाद में है मध्यावयवता। तो कुल मिला के बच्चों जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं हमारे, वो कुल कितने प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं? तो 4 प्रकार की। तो कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है एल्डिहाइड तथा कीटोन निम्न में कितने प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 2, 3, ऑप्शन 3, 4 ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना कि 4 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी? तो ये भी पता होना चाहिए। श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, चलावयवता, मध्यावयवता। अब बच्चों समावयवता क्या होती है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो एक बार बताए दे रहे हैं। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनकी श्रृंखला में विभिन्नता होने के कारण उनके गुणों में परिवर्तन हो, अथवा क्रियात्मक समूह में भिन्नता होने के कारण उनके गुणों में भिन्नता हो, अथवा उनमें कोई हाइड्रोजन परमाणु गतिक साम्य में पाया जाए, अथवा बहुसंयोजी कोई कंपाउंड हो उसमें एक और एल्किल समूहों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, तो मध्यावयवता। तो कुल मिला के समावयवता का अर्थ ये है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होगा परंतु उनकी संरचना में विभिन्नता होने के कारण, उनकी संरचना में विभिन्नता किसी भी प्रकार की हो सकती है, संरचना में विभिन्नता होने के कारण उनके गुणों में विभिन्नता होती है, तो ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना में विभिन्नता होने के कारण उनके गुणों में विभिन्नता आ जाए, तो ऐसे यौगिक हमारे समावयवी यौगिक कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। बच्चों आपने देखा एल्डिहाइड तथा कीटोनों में कुल कितने प्रकार की समावयवता होती है? 4 प्रकार की। आओ चलो एग्जाम्पल के थ्रू इनको हम समझते हैं। बच्चों श्रृंखला समावयवता कम से कम, श्रृंखला समावयवता उन यौगिकों में होती है जिनमें कम से कम 4 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने बेटा? 4। मतलब जिन यौगिकों में कम से कम 4 कार्बन परमाणु होते हैं उनमें ये समावयवता देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड ये लिखा, जरा ध्यान देना, CH3 CH2 CH2 और CHO। तो बच्चों इसका अणुसूत्र कितना है, क्या है? कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8।
तो हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1। अब इस यौगिक का अणुसूत्र ये रहा। अब इसी अणुसूत्र का एक हम दूसरा यौगिक बनाए ले रहे हैं, इसे नीचे लिख दे रहे हैं CH3 HCHO। बच्चों आओ इसमें देखते हैं जरा, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन जरा देख लीजिए, 3 3 6 1 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो आपने देखा कि इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र कैसा है बच्चों, समान है। इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है, परंतु अब इनका नाम देख लीजिए जरा। इसका नाम क्या हम पढ़ेंगे, अगर हम लोग IUPAC नेम में पढ़ना चाहते हैं तो IUPAC नेम में पढ़ लीजिए, और साधारण पद्धति के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहो तो साधारण पद्धति के अकॉर्डिंग पढ़ लो। तो साधारण पद्धति के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटनेल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटनेल्डिहाइड हो जाएगा। जबकि इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटनेल्डिहाइड, क्योंकि ये CH3 का होल ट्वाइस है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये आपका जो लिखा है ये नॉर्मल ब्यूटनेल्डिहाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आइसोब्यूटनेल्डिहाइड सामान्य पद्धति में। और IUPAC पद्धति में पढ़ने के लिए हमें यहाँ से नंबर देना पड़ेगा 1 2 3 4। तो IUPAC पद्धति में 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब चूंकि ये CHO लगा है तो Al जोड़ना पड़ेगा, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। इसमें आ जाओ बच्चों 1 2 3। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर ये वाला कार्बन छूट रहा है, इसको हम पढ़ेंगे 2 मिथाइल। और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनल। क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। तो आप लोगों ने देखा कि इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान था। क्या समान था बच्चों, अणुसूत्र समान था, परंतु इसका नाम परिवर्तित हो गया, ये ब्यूटेनल जबकि ये 2 मेथिल प्रोपेनल। तो नाम परिवर्तित हो गया तो इसका मतलब गुण अपने आप इनके अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे यौगिक जिनमें देखिए इसमें अणुसूत्र दोनों का सेम है, क्रियात्मक समूह दोनों में सेम है, लेकिन कार्बन चयन में इसमें सारे कार्बन सीधी लाइन में जुड़े थे, और जबकि इसमें 3 तो सीधी लाइन में जुड़े और 1 आपका पार्श्व रूप में जुड़ गया। तो जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में विभिन्नता हो और उसकी विभिन्नता से नाम में विभिन्नता आ जाए, इनके गुणों में परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलीय समावयवी यौगिक, और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। उम्मीद करते हैं श्रृंखला समावयवता आपके समझ में आई होगी। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं क्रियात्मक समावयवता की। चलिए क्रियात्मक समावयवता समझते हैं। अब सेकेंडरी हमें समझना है क्रियात्मक समावयवता। क्या समझना है, क्रियात्मक समावयवता। इसमें बच्चों क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के क्या समान हो, अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो परंतु क्या हो, उनके क्रियात्मक समूह में विभिन्नता हो। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके क्रियात्मक समूह में विभिन्नता होती है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और यह घटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हमने ये ले लिया CH3 CH2 CHO। बच्चों इसका अणुसूत्र क्या होगा, कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 C3, H कितने हैं 3 2 5 और 1 6 H6, और ऑक्सीजन कितने हैं O। तो आप देख रहे हो इसका अणुसूत्र ये है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनल। अगर सामान्य भाषा में नाम कहा जाए तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड। अब बच्चों इसका एक ऐसा दूसरा हम यौगिक बना रहे हैं जिसमें क्रियात्मक समूह, जैसे इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड है। दूसरा यौगिक बनाएंगे जिसमें एल्डिहाइड ना होकर कोई दूसरा क्रियात्मक समूह होगा। देखिए जरा CH3 CO CH3। बच्चों कार्बन देखिए 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन जरा 3 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब इसका जो अणुसूत्र है वही सेम अणुसूत्र इसका है, परंतु इसमें क्रियात्मक समूह में एल्डिहाइड है, जबकि इसमें क्रियात्मक समूह में क्या है, कीटोन। इसका नाम हो जाएगा
प्रोपेन टू ऑन। बच्चों तो इनका क्रियात्मक समूह ही अलग अलग हो गया, तो जब क्रियात्मक समूह अलग अलग हो जाएगा तो गुण अपने आप अलग अलग हो जाएंगे, जबकि इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र कैसा है, समान। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं तीसरी वाली समावयवता यानी चलावयवता की बात कर लेते हैं। चलावयवता देख लीजिए, चलावयवता। बच्चों चलावयवता क्या होती है, इसको जरा देखते हैं। जब कोई यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु गतिक साम्य में पाया जाए, और गतिक साम्य में पाने से क्या हो, उसके दो प्रतिरूप मिले, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के चलावयवी यौगिक कहलाते हैं। जैसे आओ समझते हैं इसको। जैसे बच्चों ये हमने लिखा CH3 होता है, CH3CHO या CHO को ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये एल्डिहाइड समूह है, क्या है, एल्डिहाइड, क्योंकि CHO लिखा है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड समूह से पहले वाला जो कार्बन होता है वो होता है हमारा अल्फा कार्बन। क्या होता है बच्चों, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, मतलब वो अपना स्थान छोड़कर इधर से उधर जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर रोटेट करेगा। इसको थोड़ा सा हम दोबारा से लिख के दिखाई दे रहे हैं। CH3 को C और इससे 3 H जोड़ने हैं हमें, ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। अब बच्चों होगा क्या, जरा ध्यान देना, इसमें होगा ये कि एक कोई H के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, तो ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में, और यहाँ से इसके साथ में हो जाएगा। अच्छा जरा ध्यान देना कैसे हो जाएगा, आओ चलो पूरी चर्चा कर लेते हैं इस पर, ध्यान से एक बार समझना। बच्चों आपको समझा दे रहे हैं, कायदे से समझ लीजिए। देखिए पहले क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। आप जानते हो डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा बंद होता है और एक पाई बंद होता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा है और एक पाई बंद। पाई बंद वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होने की वजह से जिससे भी साझा करता है, साझे वाले इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींच लेता है। तो बच्चों जब ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और इससे इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास में जा रहे हैं इसलिए इस पर नेगेटिव आ रहा है, इससे दूर जा रहे हैं इसलिए इस पर पॉजिटिव आएगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब क्या होगा, ये अपने पड़ोसी कार्बन से हेल्प मांगेगा। तो पड़ोसी कार्बन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने पर इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके बाद में होता क्या, ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से इस पर पहुंच जाते हैं। जब ये इस पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से कंप्लीटली रूप से ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये H यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये H यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ से बन क्या जाएगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ से बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड, इधर H और इधर OH, ये बन जाएगा। अब बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, दूसरे तरीके से समझ लीजिए। इसमें बच्चों क्या है, ज़रा दूसरे तरीके से समझते हैं। H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H। आप ऐसे समझ लीजिए, ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, ऐसे समझ लीजिए।
तो ये एच इधर से इधर अटैच हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान देना, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और ऊपर सिंगल बॉन्ड लगाकर OH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अभी आपके सामने क्या था, ये एल्डिहाइड था। क्या था बच्चों, ये अभी आपके सामने क्या था, एल्डिहाइड था। ये एसीटल्डिहाइड था। क्या था, एसीटल्डिहाइड। ये क्या था, एसीटल्डिहाइड। ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो हाइड्रोजन के विस्थानीकरण से ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड का मतलब इन और OH का मतलब ऑल, मतलब ये इन ऑल इसमें परिवर्तित हो गया। एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, इन ऑल में। किसके, हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट से, हाइड्रोजन के विस्थानीकरण से। इसमें होता क्या कि हाइड्रोजन गतिक साम्य में पाया था। गतिक साम्य का मतलब है ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ऐसा इसमें जब ऐसा होगा तब ये एल्डिहाइड इनऑल में परिवर्तित हो जाएगा और फिर पुनः क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वापस इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड वापस इधर जाएगा और यहाँ पर फिर से एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये इससे इधर रिवर्स हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन परमाणु जब इस कार्बन के पास में है तो एल्डिहाइड है और जब यही हाइड्रोजन एटम इस O के साथ में हो जाएगा तो इनॉल है। फिर ये यहाँ से हटकर जब इधर आएगा तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए बोला जाता है जब कोई मॉलिक्यूल्स दो गतिक साम्यों में पाया जाता है हाइड्रोजन परमाणु के विस्थानीकरण से, तो वहाँ पर कौन सी समावयवता होती है, चलावयवता होती है। उम्मीद करते हैं बच्चों चलावयवता आपको समझ में आई होगी। अब चलावयवता के बाद में हम लोग बात करते हैं मध्यावयवता। आओ चलो मध्यावयवता की बात कर लेते हैं। बच्चों मध्यावयवता की बात करनी, मध्यावयवता किसमें होती है बच्चों, मध्यावयवता जो होती है जनरली हम लोग देखते हैं ऐसे कंपाउंडों में जिनमें क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी हो। कोई क्रियात्मक समूह अगर बहुसंयोजी है तो उन यौगिकों में मध्यावयवता समावयवता हमें देखने को मिलती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने CH3 CO CH2 CH3, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एथिल कीटोन। क्या बोलते हैं, मेथिल एथिल थोड़ा संशोधन करेंगे बच्चों, यहाँ एक CH2 और लगाएंगे और फिर एक CH3। अभी इसका नाम क्या पढ़ेंगे, अभी इसका नाम पढ़ेंगे मेथिल, और इधर कितने हैं, 3 हैं, तो मेथिल प्रोपिल, प्रोपिल और कीटोन, इसका नाम क्या है, मेथिल प्रोपिल कीटोन। अब दूसरा क्या होगा कि मान लो एक CH2, देखो CO अपनी जगह पर फिक्स रहे, ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाए तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5 CO C2H5। देख लीजिए जरा दोनों का अणु सूत्र क्या है, C4 1 2 3 नहीं C5 है, सॉरी C5 देखो 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें देखो 2 2 4 और 1 5 कार्बन इसमें। हाइड्रोजन जरा काउंट करो, 3 2 5 और 2 7 और 7 और 3 10, इसमें काउंट करो जरा 5 और 5 10। ऑक्सीजन इसमें भी एक है, ऑक्सीजन उसमें भी एक, तो यानी दोनों का अणु सूत्र कैसा है बच्चों, समान। जो अणु सूत्र इसका था वही अणु सूत्र इसका है, तो दोनों का अणु सूत्र समान है। परंतु इसका नाम क्या है, मेथिल प्रोपिल कीटोन, जबकि इसको हम लोग डाई एथिल कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई एथिल कीटोन। तो आप देख रहे हो कि दोनों यौगिकों का अणु सूत्र समान है, परंतु एक
एल्किल समूह के विस्थानीकरण से इसके नाम में परिवर्तन हो गया। तो ऐसा जब होता है कि एक क्रियात्मक समूह अपनी स्थान पर फिक्स रहे परंतु एक एल्किल समूह के विस्थानीकरण से नाम में परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार की समावयवता को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यावयवता समावयवता कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने चारों प्रकार के समावयवता पढ़ ली। हम लोगों ने चारों प्रकार की समावयवता देख ली। देखो प्रयास करते हैं कि ये एक में आ जाए। काफी छोटा हो जाएगा। चलिए फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अब आप लोगों ने समावयवता पूर्ण रूप से पढ़ ली। एल्डिहाइड तथा कीटोनों में समावयवता कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उनका एक एक एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से चरावयवता होती है, किस प्रकार से मध्यावयवता होती है, किस प्रकार से क्रियात्मक समावयवता होती है और किस प्रकार से श्रृंखला समावयवता होती है। सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा हमने बोला है ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से आप बोलो ना। तो कुल मिला के एल्डिहाइड कीटोनों में 4 प्रकार की समावयवता होती है। सबके विषय में डिटेल से हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद में बच्चों अब बात करनी है एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की विधियां। तो आप लोगों को बता दें कि एल्डिहाइड और कीटोनों की निर्माण की विधियों को हम लोग एक साथ साथ पढ़ेंगे और प्रयास ये करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और एसीटोन, इन सभी को साथ में लेकर पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। चूँकि जो एल्डिहाइड की क्रियाएं होती हैं वही लगभग फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड की होती हैं और जो एसीटोन की होती हैं वही की उसकी क्या नाम कीटोन की होती हैं। तो ये सब लगभग सेम अपक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम लोग इन अपक्रियाओं को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा समय भी बच जाएगा और एक साथ सारी अपक्रियाएं हमें तैयार होती चली जाएंगी। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोनों के निर्माण की विधियां। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्डिहाइड तथा कीटोनों के निर्माण की सामान्य विधियां। एल्डिहाइड तथा कीटोनों के निर्माण की सामान्य विधियां। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्डिहाइड के निर्माण की, तो आपको बता दें कि जितने भी प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, तो प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना कि जैसे कोई प्राथमिक एल्कोहल है, जैसे मान लीजिए हमने ये प्राथमिक एल्कोहल लिया, एल्डिहाइड तथा कीटोनों के निर्माण की सामान्य विधियों में हम लोग सबसे पहली विधि पढ़ेंगे एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि प्राथमिक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो आओ चलो प्राथमिक एल्कोहल ले लेते हैं, RCH2OH, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है बच्चों? ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना, प्राथमिक एल्कोहल, तो बच्चों प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर अगर इसका ऑक्सीकरण हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इसकी उपस्थिति में अगर इसका हमने ऑक्सीकरण करा दिया और ये सोचें कि एल्डिहाइड मिल जाए, तो एल्डिहाइड आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो क्या करता है,
कि ये एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है और एल्डिहाइड ऑक्सीकरण के लिए सुग्राही होता है, तो फर्दर से इसका ऑक्सीकरण कर देता है और लास्ट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। तो कुल मिला के अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके इस्तेमाल से क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा जरूर परंतु मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका अगेन क्या करेगा, ऑक्सीकरण कर देगा और दोबारा से ऑक्सीकरण करने पर क्या मिल जाएगा बच्चों, फिर हमको मिल जाता है, क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है। और हमें क्या बनाना है, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है? तो जवाब है कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर मान लो आवश्यकता पड़ जाएगी नहीं नहीं इसी से बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर पर कराते हैं, कितने हाई टेम्परेचर पर, तो एल्डिहाइड का जो क्वथनांक होता है उससे उच्च ताप पर। जैसे मान लो एल्डिहाइड का क्वथनांक 50 है, तो 50 पे नहीं, 50 से ज़्यादा 51 पे, तो मतलब जितना भी इसका क्वथनांक होता है उससे ज़्यादा ताप पर ये अभिक्रिया कराते हैं। अब ज़्यादा ताप पे क्यों? क्योंकि उतने ताप पर अगर हम उससे ज़्यादा क्वथनांक से ज़्यादा ताप पर हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जैसे एल्डिहाइड बनेगा इसकी वाष्पें ये वाष्पित हो जाएगा और वाष्पों को ठंडा करके हम एल्डिहाइड बना लेंगे। तो एक तो प्रोसेस ये है, इससे बना सकते हो, लेकिन इसमें बस यही है कि जो एल्डिहाइड बना रहे हैं उसका हमें क्वथनांक पता होना चाहिए। तो उतने या उससे अधिक टेम्परेचर पर हम यह अभिक्रिया कराएंगे, जैसे एल्डिहाइड बनेगा एल्डिहाइड वाष्पित हो जाएगा और इन वाष्पों को ठंडा करके हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। या तो फिर ये करो, अदरवाइज आप इसके स्थान पर ये न डालकर हम लोग PCC का इस्तेमाल करेंगे। PCC यानी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट केवल प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। किसमें? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है ये प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड के साथ साथ यहाँ पर जल भी बनेगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें द्वितीयक एल्कोहल की, तो ध्यान देना, अगर हमने मान लो कोई द्वितीयक एल्कोहल लिया R2CHOH, ये बच्चों कौन सा एल्कोहल है? आप देख रहे हो ये द्वितीयक एल्कोहल। कैसे जाने? जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा है, इसीलिए कौन सा एल्कोहल है? ये द्वितीयक एल्कोहल है। ये बच्चों द्वितीयक एल्कोहल है और इसका अगर हम क्या कराएं, इसका हम ऑक्सीकरण कराएं, इसका ऑक्सीकरण चलो उसी के प्रेजेंस में कराए दे रहे हैं। क्यों कराए दे रहे हैं? क्योंकि जो इससे बनेगा वो कीटोन बनेगा और कीटोन जो होता है वो ऑक्सीकरण के लिए सुग्राही नहीं होता। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका, वही K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसका इस्तेमाल करके इसका आप ऑक्सीकरण कराओगे तो बन जाएगा RCOR, ये बन जाएगा। ये क्या बना? कीटोन बना। क्या बना? कीटोन बना और प्लस H2। बच्चों इसमें जो कीटोन बन रहा है ये ऑक्सीकरण के लिए ज़्यादा सुग्राही नहीं है, इसीलिए कीटोन यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा बताया, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो रिएक्शन से सारी चीज़ें क्लियर है। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। तो बच्चों आज से हमने स्टार्टिंग कर दी है, एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियों की हमने स्टार्टिंग कर दी है। तो आपको इसी क्रम में एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की विधियां सारी की सारी हम बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे और उनके केमिकल रिएक्शन बताते जाएंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।